नमस्कार। 7 PM लाइव में प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव होंगे, ऐसा राजीव कुमार सीईसी का कहना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से एससी एसटी निर्वाचन क्षेत्र 25 और एससी निर्वाचन क्षेत्र 29 हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव उससे पहले करीब पूरे होने चाहिए। हम महाराष्ट्र में होने वाले आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यहाँ आए हैं। हमने राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात की है। हमने हितधारकों, डीएम, पुलिस आयुक्त, डीजीपी से मुलाकात की। हमने बीएसपी, आप, सीपीआईएम, कांग्रेस, एमएनएस, एएसपी, शिवसेना, यूबीटी, शिवसेना सहित कुल 11 दलों के नेताओं से मुलाकात की है और उन्होंने हमें चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से पहले दिवाली, देव दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहारों पर विचार करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए उससे पहले चुनाव पूरे कराने जरूरी हैं, ये उनका कहना है। हमारे साथ आज इस पर डिस्कशन करने के लिए 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं। उसमें हमारे पास गुजरात से गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश पोहरे जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश अचल जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राजीव कुमार का ये एक प्रेस रिलीज आया है, मैं दिखाना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं चर्चा को शुरू करता हूँ। जी। असेंबली है, उसका टोटल संख्या 288 है। ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी, सो दैट यू कैन इजीली रिपोर्ट अबाउट देम। There are 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर PWD 85 प्लस जो हमारे वरीय मतदाता हैं वो उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी। सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है महाराष्ट्र में वो 6.32 है, और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 लाख है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा it reflects the health in the society, the family systems. That centenarian voters की number 49,034 है, which is quite a good number. And आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें। हमें जरूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे। First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years. Large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the election commission, each one of them. जी, तो आपने सुना गिरीश जोशी जी, 26 नवंबर से पहले चुनाव होने हैं और इस दफा राजीव कुमार जी वहां जाकर और उन तमाम दलों से बात करी, वहां का जायजा लिया। आप महाराष्ट्र इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी है, दूसरी तरफ महायुक्ति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना के धड़े से अलग हुए शिंदे ग्रुप है, और दूसरा एनसीपी से अलग हुए अजीत पवार ग्रुप है। हालांकि अजीत पवार ग्रुप इस समय जो संकेत दे रहा है
वो एनसीपी में वापस जाने के संकेत दे रहा है। ऐसे में उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति में होना या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की शरद पवार के साथ होने में आप क्या अंतर देखते हैं? कहाँ वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे या कहाँ उनको होना चाहिए? गिरीश जोशी जी। नहीं आत्मजीत जी, देखिए सिचुएशन दिन पर दिन बदलती चली जा रही है। अभी ये डेट डिक्लेयर नहीं करना महाराष्ट्र का, ये खुद ही तो बता रहा है कि गवर्नमेंट खुद ही डोलड्रम में, क्योंकि हरियाणा की सिचुएशन, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन, इनको ग्राउंड से अपनी इनपुट्स तो मिल ही रहे होंगे, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। आरएसएस ने भी तो अपना हमेशा जैसे सर्वे करवाता है वैसे करवाया होगा। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। आज ही आप देखिए जो स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन आया उसमें 10 की 10 सीटें शिवसेना ले गई, एबीवीपी को एक भी सीट नहीं मिली है। तो ये आपको ग्राउंड रियलिटी यूथ का रिएक्शन दिखा रही है। अब इससे ज्यादा और आप ना कितना आप करोगे, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या आयोजन था। आप अगर करना ही चाहते तो दिल्ली में बैठ के आप वर्चुअल भी करवा सकते थे। मैं समझ रहा हूं इनको ये सेंसस लेना होगा कि भाई प्रेस कितनी ज्यादा फ्री हो गई है या नहीं हुई है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, सवाल किस तरह के आ रहे हैं। तो इनको सबसे जो ज्यादा डर है वो प्रेस का ही है अभी, कि अगर प्रेस खुल जाती है और अगर रिपोर्टिंग होता है। आप देखिए एक चीज आप अंडरलाइन मार्क करना कि इन्होंने 17C फॉर्म इमीडिएटली शाम को दे दिया जाएगा, इस पे इन्होंने जोर दिया है। अब ये लफड़ा ही पूरा 17C का है, क्योंकि आपने पहले दिए हैं, नहीं दिए हैं, फिर आपने उसको डिस्प्यूट में डाल दिया है, फिर बोला काउंटिंग। तो वो जो 5 करोड़ वाली गेम है वो इस वक्त हम नहीं करना चाहते हैं, ये मैसेज है। लेकिन ये किसके लिए था ये नहीं समझ में आया। और फिर किस्मत भी काम करती है, प्रेस में भी वही लोग बैठे थे जो पुराने थे, जो चौकीदारों के साथ भेजे गए थे। वहां पे एक इंडिपेंडेंट प्रेस ऐसा नहीं था जो उठ के उनको सवाल पूछ सके, और ये बहुत होशियारी से जवाब देते हैं, 4-5 सवाल साथ में ले लेते हैं। तो अगर इनको जो सेंसर देखना, बाकी जो रिजल्ट है वो तो इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर आपके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं आपको, इनके सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि आपने शरद पवार को नहीं छेड़ना था। आज भी पौरी बैठे हैं, आप पूछिएगा कि वो बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है और महाराष्ट्र में उनका ग्रिप है, सेंटिमेंट्स है, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो कर रहा है वो एंटी गुजराती, ये गुजराती लॉबी का जो वर्ड ढूंढ के निकाला है उसके बाद जो हो रहा है। और ये एविडेंट होता चला जा रहा है कि जहां पे भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो सारे ठेके गुजरातियों को दिए गए, वो यूपी से लेके यहां तक। अब वो सोशल मीडिया में पूरा मैसेज क्लियर गया। अभी उससे सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है, जो अभी लोकल में बात चल रही, शायद प्रकाश बोरे जी उस पर ज्यादा लाइट डाल सकेंगे, कितने प्रोजेक्ट्स आपके महाराष्ट्र से चले गए, गुजरात में चले गए, हरियाणा में, हिमाचल में इलेक्शन था तो आपने फार्मा का पूरा पार्क वहां ले गए महाराष्ट्र से, आपने वेदांता को बोल दिया चले जाओ। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो टाटा एयरबस का था, जो हिंदुस्तान में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता था, 22,000 करोड़ का, वो आपने बगैर मतलब के उसको आपने गुजरात में ले लिया। और जबकि कि आपको पता है कि लेबर कॉस्ट ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आपको वहां मिलेगा। आपने कम से कम 25,000 आदमियों की नौकरी खा ली वहां पे। उसके बाद आप वेदांत चला गया, बल्क ड्रग पार्क जो बनाना था वो भी आपने महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में डाल दिया। तो ये जो नाराजगी है, और उससे भी ज्यादा बुरा क्या हुआ कि फडणवीस और ये जो उनका रिप्लाई दे रहे थे कि वेदांता चला गया, चिंता मत करो, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं इससे ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। तो वो 15 लाख अगर आ जाते तो लोग भरोसा भी करते, 15 लाख नहीं है तो नए प्रोजेक्ट पे भी भरोसा नहीं करेंगे। तो ये जो लॉलीपॉप देने वाली बातें हैं, जो ये बात करनी, आज भी आप देखिए कि इनके पास अब भी कोई मॉरल ग्राउंड रहा नहीं बात करने के लिए। ये कांग्रेस ने क्या किया, इसने क्या गलत बोला, मेरे सामने कौन कौन दुश्मनावट कर, अरे आपने 10 साल में क्या किया उतना ही बता दो, काफी है। और एक ही बात आखिर में बोल दूं, एक बहुत ही सीरियस हरियाणा में जो डिस्प्यूट है, शायद आपने देखा अजीत अंजुम जी का एक शो में उन्होंने वो उस बंदे के घर पहुंच गए, एक लेडी जिसका हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चे हैं, उसका बड़ा बच्चा ड्रग्स की वजह से मर जाता है, वो खट्टर जी के प्रोग्राम में उसके गांव में बोलने जाती है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है कि तुमको किसी ने पढ़ा के भेजा, बाहर जाओ। और जब अजीत उनके घर पे जाते हैं तो उसने अपने बच्चे का फोटो दिखाया, कृष्ण कुमार उसका नाम था, बोले ड्रग्स की वजह से मर गया, दूसरों के बच्चे नहीं मरे तो मैं खट्टर जी को बोलने गई थी। तो आप समझ लीजिए कि ये लोगों ने पूरा मॉरल ग्राउंड खो दिया है। गुजरात में 5 साल की बेटी का रेप होता है, वो आरएसएस का प्रचारक है मास्टर, लेकिन उसको कोई स्कूल का बंदा टीचर मिलने नहीं जा रहा, इतना तो प्रेशर है। तो आपने क्या रेपिस्टों का देश बनाना है? आपने कमेंट्स नहीं करनी है। बांग्लादेश का रेप तो आपको बहुत बड़ा दिखता है,
कलकत्ता वेस्ट बंगाल का। और यहाँ पे आप तो मतलब इनके पास कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं रहा है जहां पे पब्लिक इनको सपोर्ट करे या इनको मोहब्बत करे। वही लोग कर रहे हैं जो इनके अलीबाबा 40 चोर की टोटकी में लगे हुए हैं, बाकी कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी अद्भुत जी, गिरीश जोशी ने कहा कि इन लोगों के अलीबाबा और 40 चोर की कहानी है, जहां कॉर्पोरेट्स का फायदा इनको मिलता है, जहां इनको पैसा दिखाई देता है, जहां इनको फायदा दिखाई देता है, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ये पैसा बटोर लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं साम दाम दंड भेद करके, जातिवाद करके और रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रताड़ित करके वोट बटोर लेते हैं। पर अब ऐसा देखने में आ रहा है हरियाणा के इलेक्शन में, जहां तक बात है मैं देख रहा हूं, हरियाणा के इलेक्शन में भी अब भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकताकरण, दलितों का तुष्टीकरण की बात करते हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया इतने सालों से, और कांग्रेस जो है वो बांटो और राज करो करती है, आर्टिकल 370 वापस ले आएगी। इस तरीके की बातें अमित शाह साहब ने भी कल परसों अपने रेवाड़ी रैली में की। मैं प्रकाश पोरा जी को लेना चाहता हूं। प्रकाश जी, आपने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को आपसे अच्छा कोई नहीं समझता है। शरद पवार इस समय क्या सोच रहे हैं? और अजीत पवार ने जिस तरीके से 2-3 प्रोजेक्ट्स में भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेचर का लैंड अलॉटमेंट केस और कुछ चीजें जो हैं उसको उन्होंने रोका भी है और मना भी किया है। क्या अजीत पवार महायुति में रह के इलेक्शन लड़ेंगे इस दफा, या वापस अल्मा मैटर अपने एनसीपी में चले जाएंगे? और ये जो राजीव कुमार ने आज प्रेस ब्रीफिंग दी है, ये दिल्ली में दे सकते थे, ये सीईसी है, इन्होंने महाराष्ट्र में जाके प्रेस ब्रीफिंग क्यों दी? मैं इसके बारे में आपसे समझना चाहता हूँ, प्रकाश जी। देखिए, ऐसा है जिसका जिक्र अभी गिरीश भाई भी कर रहे थे। एक बात समझने की बात है कि ये अपने पहले तो जो पूछा कि अजीत पवार क्या बीजेपी से लड़ेंगे या शरद पवार के खेमे में जाएंगे, तो वो अभी जो चांसेस है वो खत्म हो गए। कोई हालत में ये शरद पवार इनको लेंगे नहीं, क्योंकि अभी पानी जो है सर के ऊपर से 2-4 फुट निकल गया है, तो अभी तो विषय खत्म हो गया। और शरद पवार अगर उनको लेते हैं ना, तो शरद पवार उनकी जो साग है वो पूरी खो देंगे एक ही विषय। तो दैट सब्जेक्ट इज क्लोज, 100% क्लोज। महाराष्ट्र में ये हो नहीं सकता, एक विषय। दूसरी बात में ये ऐसा है कि ये जो अभी जो राजू रंजन जी ने अभी जो महाराष्ट्र में आपने बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो दिल्ली में भी ले सकते थे हालांकि उसको, लेकिन क्यों लिया? क्योंकि ये ऐसा अभी वातावरण बनाना चाहते हैं कि नहीं भाई हो रहा है, इलेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि देखो इनकी डेडलाइन जो है ना ये डिक्लेयर करने की, ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 अक्टूबर, उसके बाद में नहीं हो सकता, क्योंकि 26 नवंबर ये हमारा कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो 26 नवंबर से आप रिवर्स 45 डेज अगर जाते हैं, तो दैट डे डेट इज अराउंड 8 to 10 अक्टूबर। उसके पहले ही इनको ये इलेक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 45 डेज का ये आ जाता है। नहीं तो फिर इनको, तो आपको मालूम है, फिर इनको गवर्नर रूल लागू करवाना पड़ेगा, एक विषय। और वो अगर लागू करवा देते तो ये तो इनकी जितनी सीटें आ जाने वाली है उतनी भी नहीं आएंगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। और ये इनको बिल्कुल 100% पता लग गया है कि बेटा हमारी अभी नैया डूब गई है, डूबने जाने वाली नहीं है, डूब गई है। क्योंकि अभी जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा हमारे महाराष्ट्र में है ना, उसके तो मैं किससे अगर आपको एक एक बताऊं ना, देखिए मेरे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने पूरी लिस्ट भेजी है इंडस्ट्रीज के बारे में। जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हमारे महाराष्ट्र के, उदय सामंत नाम है उनका। उनका नाम नहीं लेने का कोई कारण नहीं, क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बोलता हूँ तो वो तो क्लियर ही है कि ये उदय सामंत के बारे में है। देखो लिस्ट आ गई है मेरे पास में कि अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई काम अगर करना है तो 1:1 का रेशो, 1:2 अगर ये रेशो बना दिया, इसका मतलब ये है कि आपको और समझाऊंगा मैं अच्छी तरह से, कि अगर समझ लो आपको कोई इंडस्ट्री का प्लॉट लेना है, वो प्लॉट समझ लो 1 करोड़ का है, तो 1:1 यानी 1 करोड़ का गवर्नमेंट को पेमेंट करो और 1 करोड़ मिनिस्टर को पेमेंट करो। ये इस तरीके से, यानी लैंड अलोकेशन का, एक्विजिशन का रेट ये है, लैंड अलॉटमेंट का भी रेट है फ्रॉम एमआईडीसी। उसके बाद में लैंड अलॉटमेंट फ्रॉम एमआईडीसी ए बी सी जोन, एमआईडीसी के जो जोन रहते हैं 2-3 ए बी सी जोन, उसके लिए 1:2 है। एक बात ध्यान में, यानी 1 करोड़ आप गवर्नमेंट को यानी एमआईडीसी को पेमेंट भरो और 2 करोड़ रुपए आप मिनिस्टर को पेमेंट दे दो, ये विषय है। उसके बाद में ट्रांसफर योर ओन प्लॉट टू अदर फर्म, यानी आपने, आपका प्लॉट अगर अभी बाप मर गया समझ लो, बच्चे के नाम पे करवाना है, तो उसके लिए भी 1 करोड़ गवर्नमेंट को पेमेंट जो करना है, या 10 लाख भरना है तो 10 लाख मिनिस्टर को देना है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया अगर आपको चाहिए, तो उसके अंदर अगर आपको चाहिए तो 25 लाख पर एकड़ का रेट है। एमआईडीसी सिविल वर्क
टेंडर अगर करवाना है आपको तो 20 से 40% कमीशन है इसके अंदर। तो ये सारा रुपया जमा करने के लिए इन्होंने, यू विल नॉट बिलीव, दे हैव अपॉइंटेड 16 OHD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो उनकी स्पेशल ड्यूटी क्या है कि पैसे जमा करवाना। हर एक जितने मैंने आपको ऊपर डिपार्टमेंट लिए ना, वो एक डिपार्टमेंट के लिए। तो उसके बाद में, और वो क्यों इसके ऊपर सुपरवाइज कौन करता है, तो भैया नाम का, भैया नाम है। भैया कौन है? तो उदय सामंत के छोटे भाई है। तो ये परिस्थिति है इनकी, और ये सारा सुपरवाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ तक के रुकी नहीं है बात। तो ये ऑफिसर अगर नियुक्ति करनी है ना, तो ऑफिसर को भी पैसा देना है। तो ये समझ लो, डेप्यूटी सीए का अगर पोस्टिंग चाहिए बेटा तुमको, तो 2.5 करोड़ रुपए दे दो। वो भी 1 साल के लिए। भला आप ऐसा समझेंगे, चलो भाई 5 साल के लिए, 5 साल 1 साल नहीं है, 1 साल के लिए डेप्यूटी सीईओ का। अगर जनरल मैनेजर की लेवल का पोस्टिंग है तो 1 करोड़ देना है। रीजनल ऑफिसर का है तो 1 से 3 करोड़ रुपए का है। साथ में उद्योजकों को वापिस से आपको जो भी लूटना है सब लूट करो। और ये पूरा नंगा नाच जो है ना, पिछले 2 साल से, जब से ये सरकार आई है तब से ये चल रहा है। ये उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे राइटिंग में भेजा। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? तो इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो बेचारे उसको परेशान करेंगे। आपको भी मालूम है किस तरीके से ये बदले की भावना रख के ये सारी बातें ये करते हैं। लेकिन अब तो मैं तो पूरे इंडिया इंडस्ट्री यानी इसमें घूमते रहता हूँ। अभी ये इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन का चेयरमैन जो हो गया हूँ, तो पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ। तो ये इंडिया में घूमते घूमते कई लोग मुझे मिल रहे हैं और बेचारे बड़े परेशान हैं। इतने परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और महाराष्ट्र के, और ये जो मैंने आपको रेट लिए ना, मैं आपको पोस्ट भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, ताकि आपके लिए भी, आपके नॉलेज में भी कुछ बढ़ोतरी हो जाएंगी कि हमारे देश में क्या क्या रेट चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपके ज्ञान में ये हो जाए, इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये भेज दूंगा व्हाट्सएप, उसकी भी चिंता मत करो। तो ये सारी जो बातें है ना, तो इसके कारण एक हुआ है, एक बात ध्यान में रखिए कि अभी लोगों ने ये ठहरा लिया है और इनको ये पता लग गया है कि भैया अभी हमारे दिन भर गए हैं। तो दिन भरने के कारण सीधा है, तो अभी जाते जाते जितना लूट सके तो लूट लो। तो ये तरीके से इनका हिसाब चल रहा है। और बड़ी बार और क्या है, अभी के बाद में पैसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक तो तिजोरी पूरी खाली है, ऊपर से 7 लाख करोड़ का हमारे स्टेट के ऊपर कर्जा है। यानी जो हमारे स्टेट का बजट है ना, उससे दुगना कर्जा है, दुगना। एक बात समझिए, यानी इनको अभी नया कर्जा नहीं मिल सकता। और ये जो है, इसके अंदर इनके डबल गेम है। एक बात ध्यान में रखिए। आप बोलेंगे डबल गेम क्या है? तो डबल गेम ये है कि इन्होंने अभी क्या कर दिया है, लाडली बहना योजना चालू कर दी। ये 7 करोड़ लाख करोड़ का कर्जा करवा लिया और ये ऐसी योजनाएं चालू कर दी। और जितने सारे ये इनके टेंडर्स वगैरह थे अलॉट किए हुए, जो काम चालू करे थे बेचारे ठेकेदारों ने। अच्छा, जो ठेकेदारों को काम अलॉट करते थे उसके अंदर पैसे तो खाते थे, जो खाना है वो ले लिए पहले ही। जैसे मुंबई का समृद्धि हाईवे है, उसके 20 टुकड़े बनाए, 20 टुकड़े हर एक को दे दिए और उससे हर एक से 300 करोड़ रुपए खा लिए। वो एक हिस्सा। जैसे वो तो अभी पुराना हो गया, पैसा जो खाना था खा लिए, ले लिए, लेना था वो विषय हो गया। लेकिन अभी जो ठेकेदारों ने इनके टेंडर लिए थे औने पौने दामों में, और उसके ऊपर से 20 से 40% का कमीशन दे रहे थे, उन्होंने बेचारों ने काम चालू करवा दिया। अब काम चालू करने के बाद में अभी उनके पैसे रोक लिए इन्होंने, बोलते पैसा नहीं है, अभी इलेक्शन के बाद में देखेंगे। यानी आप सोचिए, अभी इलेक्शन के बाद में अगर ये बोलते हैं कि हम पैसे देंगे, इलेक्शन के बाद में अगर ये नहीं आए, अब नई सत्ता आएगी तो नई सत्ता तो कोई इनका स्वागत करने वाली नहीं है। वो तो बोलेंगे भैया हमसे क्या लेना देना है, आपको पुरानी इन्होंने दे दिया, आपने उनको जो कुछ फिरौती देना था दे दिया, अभी हमारा क्या। ये ऐसा तो होने वाला नहीं है कि ये लोग उनसे पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा तो मांगेंगे, क्योंकि राजनीति चल रही है सब जगह पे। कोई देश के लिए तो काम कर नहीं रहा। अभी तो सारा 50-50 करोड़ रुपए लेके जब सत्ता में बैठे हैं तो यही होने वाला है। तो ये तरीके से अभी क्या है कि लाडली बहना योजना जो चालू कर दी है, तो ये इसका डबल गेम ऐसा है कि आए तो इसके कारण हम सत्ता में आ जाएंगे, आने के बाद में फिर देखेंगे लाडली बहना चलाना नहीं चलाना। क्योंकि एमपी में तो इन्होंने वो बहाने से सत्ता में बैठ गए, और सत्ता में बैठने के बाद में फिर उन्होंने वो लाडली बहना योजना इसमें बंद कर दी। और आपको मालूम है 100% इनको उसके कारण सीटें भी मिल गई। तो उसके कारण इनको तो क्या है कि ये हो गया ना, क्या बोलते, एक रोड मॉडल मिल गया लाडली बहना का। तो ये महाराष्ट्र में हमारे चालू करवा दिया, पैसे भी दे रहे। कोई किसी ने भी फॉर्म भर दिया ना, वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है।
किसान जो रहता है ना, अगर वो उसके छोटी बड़ी कुछ काम के लिए कोई फॉर्म भरता है ना, कोई सब्सिडी है, अनुदान लेना है उसको बेचारे को, तो वो तो कोई ना कोई का बहाना बता के उसका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए उसका किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ये भी बात पहले समझिए आप। सारे 100% लेडीज की ये करवा दी, क्योंकि इनको कुछ भी करके एक एक औरत के घर में 1,500 3,000 रुपए पहुंचाना है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता। तो ये क्यों पहुंचाना है इनको? क्योंकि अच्छा, खुद के जेब से पहुंचाना है क्या? नहीं, सरकार के तिजोरी से, यानी आपके मेरे टैक्स के पैसे से इनको पहुंचाना है। अब ये पैसे पहुंचाने के लिए पैसे नहीं है, तो इन्होंने सारे फंड डाइवर्ट करवा दिए। यानी ठेकेदारों के पैसे रोक लिए, जो भी गवर्नमेंट के बिल्स है वो देना बंद कर दिए, कुछ नहीं हो काम हो रहा एक ही। तो एक बात बिल्कुल पक्की है कि जो नई सरकार आएंगी उनको ये कर नहीं सकेंगे। तो डबल गेम यही है कि अगर सत्ता में बैठे तो ठीक है, नहीं बैठे तो नई सरकार जो आएंगे ना बेटा, भुगतते बैठो और अब राज्य चलाते बैठो। और वो जब बहना का ये पैसा देना बंद कर देंगे तो उनको ये बोलेंगे कि देखो, हम तो आपके लाडले भाई थे, हम तो आपके सगे भाई थे, ये सौतेले भाई आपने ले लिए, अभी आप भुगतते बैठो इनको। ये ऐसा सारी बातें चल रही है हमारे देश में। जी भाई साहब। लगा कि वो गंभीरता ही नहीं दिखी। वो कहने लगे कि 10 सालों से यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, हमने इस रेलवे स्टेशन को में सुधार हम लाए हैं, इसमें परिवर्तन लाए हैं। मैं सोच रही थी 10 सालों से आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया। विकास की एक धारा होती है, जैसे जीवन की होती है। एक समय में मेरी बहनें यहाँ बुजुर्ग बैठी हैं, वो रोटरी वाले टेलीफोन होते थे, आपको याद है, यूं घुमा के फोन करना पड़ता था। जम्मू से दिल्ली फोन करना पड़ता था तो बुकिंग करनी पड़ती थी, 2-3 हफ्तों बाद ट्रंक कॉल लगता था। आज सबके पास स्मार्टफोन है। परिवर्तन होता है, विकास होता है, रेलवे स्टेशन में सुधार होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आकर इन छोटी छोटी बातों पर आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके लिए क्या किया। ठोस बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे मन में ये बात आई कि जो ठोस बात है, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के हृदय की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे? वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस। वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था। अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। प्रियंका गांधी जम्मू में एक रैली एड्रेस कर रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए कि वहां पर मोदी जी कहते हैं हमने ट्रेन चलवा दी, हमने ये नहर का पानी जो है वो इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया, भारतमाला प्रोजेक्ट में हमने सड़कें बनवा दी, हमने हाईवे बना दिए, हमने एयरपोर्ट बना दिए। कहते देश का विकास तो चलता रहेगा भाई। एक युग में ट्रांजिस्टर था, फिर टेलीविजन आया, फिर सैटेलाइट आई, अब मोबाइल फोन से ही सब काम होते हैं। तो प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। उस प्रगति का फायदा कितने लोगों तक पहुंच रहा है, छोटे लोगों पर, सह रोजगार वाले लोगों पर, गरीब आदमी तक, जिसको कहते हैं लास्ट माइल एक्टिविटी क्या है, उस पर जोर देने की बजाय वो एक जो नेचुरल फिनोमिना है ग्रोथ का, उसका क्रेडिट ले रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। मैं राकेश अचल जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो प्रियंका गांधी ने बात की है, बहुत ही वैलिड बात है उनकी। वो ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक परिवार को टारगेट करते रहते हैं, मेरे परिवार को टारगेट करते रहते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है दूसरा। और बजाय देश की जो अभी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, हमारे
जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, या हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है, रोजगार के साधन लोगों के पास नहीं है, नौकरियां नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप स्टेट का दर्जा पहले छीन लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तभी हम स्टेट का दर्जा वापस करेंगे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप में कोई बात ही नहीं है। तो इन सब बातों पर आपका क्या कहना है कि मोदी सरकार क्या चाहती है? और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से प्रकाश जी ने कहा कि हर चीज की ठेकेदारी प्रथा तो चलिए एक चीज है, पर हर चीज के दाम तय हो गए, रेट लिस्ट लग गई है कि कोई भी काम कराना है हजारों में बात नहीं होती, लाखों करोड़ों में बात होती है। और अगर मान लीजिए ये इलेक्शन वहां हार गए तो वहां सरकार किस तरीके से चलने देंगे? आपने देखा पिछली सरकार भी इन्होंने नहीं चलने दी। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा लोकतंत्र है, इसको खतरा पैदा हो गया है। लोग इससे कैसे एड्रेस करेंगे? जी राकेश जी। हाँ, धन्यवाद जी। जी देखिए, बात प्रियंका गांधी की नहीं है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस हमेशा से, आपने पिछला आम चुनाव भी देखा कि मुद्दों पर जनता के बीच गई, जनता की अदालत में गई और जनता ने उनको उसका प्रतिशत भी दिया। आज कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। पहले नहीं हुआ करती थी, कांग्रेस के पास ये हैसियत नहीं थी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, आपने जैसे कहा कि कोई एजेंडा नहीं है, उनका एकमात्र एजेंडा है कि ये न केन प्रकारेण आप सत्ता में बने रहिए। उसके लिए आप चाहे लाडली लक्ष्मी योजना चलाएं, चाहे लाडली बहना योजना चलाएं, या कोई ऐसी हवाई योजना चलाएं जिससे कि आपका खजाना लुट जाए, पिट जाए, विकास के लिए कुछ बचे या न बचे, इससे कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश की अभी बात कर रहे थे प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में ये योजना बंद नहीं हुई है, चल रही है अभी। लेकिन मध्य प्रदेश की योजना 1500 रुपये 1250 रुपये महीने की थी। और अभी हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, वो जाके बोल के आए हैं, महाराष्ट्र में ही बोल के आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम इस योजना को न सिर्फ लागू करेंगे बल्कि 2100 रुपये देंगे। अब सवाल ये है, या तो भारतीय जनता पार्टी के पास रुपए छापने का कोई खुद का छापा खाना है और इस बिना पे ये लोग ऐसी घोषणाएं कर देते हैं, या ये जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। तो अब मध्य प्रदेश का चुनाव तो निबट गया झांसा देके, लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव है और जो बाद में बिहार भी उससे जुड़ेगा, झारखंड भी जुड़ेगा, ये इनके गले की हड्डी बन चुका है। कारण ये कि 2019 में जो स्थितियां महाराष्ट्र में थी वो 2024 में नहीं है। 2022 के बाद तेजी से पूरा राजनीतिक परिदृश्य महाराष्ट्र का बदला है, जिसमें शिवसेना दो फाड़ हुई, जिसमें एनसीपी दो फाड़ हुई और इसमें तमाम छोटे मोटे दल इधर उधर आए चले गए। और यहाँ तक कि इस तब्दीली में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत टूट फूट हो गई। महाराष्ट्र में आप देखिए, नितिन गडकरी साहब बैठते हैं और वो बार बार रहस्य उद्घाटन करते हैं कि देखिए हमें तो विपक्ष की ओर से ऑफर मिला था कि प्रधानमंत्री आप बन जाओ तो वो समर्थन दे देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष है और बाहर मैदान में तो उसका है ही। तो अब महायुति और महागठबंधन जो है, महायुति और महाराष्ट्र आघाड़ी का जो गठबंधन है, उन दोनों के बीच में ऐसी फाइट है जिसको कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको बराबरी की कुश्ती इस बार नहीं दिखाई दे रही है। सीधी सीधी सी बात है कि जिस तरह से एक तरफ बड़े पवार है, एक तरफ छोटे पवार है, अगर अजित पवार को ये सारे स्थितियां समझ में आ गई तो आप ये मानकर चलिए कि जिस दिन महाराष्ट्र के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा विधानसभा का, अजीत साहब अपनी चाचा की गोद में जाके बैठ जाए, क्योंकि उन्हें तो सत्ता में रहना है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती दिखाई नहीं दे रही है, ना हरियाणा में दिखाई दे रही है, ना जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में तो अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बता ही दिया स्थितियां क्या है। भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से इस देश में डबल इंजन लगाया, राज्यों में डबल इंजन, तो वहां पर भ्रष्टाचार की दर भी दोगुनी हो गई। एक आप राज्य के लिए कमाइए और एक केंद्र के नेताओं के लिए कमाइए। तो इसलिए जहां 50 रुपए लगते थे वहां 100 रुपए लगने लगे। तो स्थितियां बदली बिल्कुल नहीं। आम आदमी की कष्ट जो थे वो महाराष्ट्र में और ज्यादा बढ़े हैं। और जहां तक गुजरात मॉडल का सवाल है, तो इस देश में गुजरात को ऐसा एक जादू का पिटारा बना दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के इन 10 सालों में, कि चाहे वो हमारा पूर्वी राज्य हो,
चाहे मैदान का मध्य प्रदेश हो या पिछड़ा हुआ हमारा ये छत्तीसगढ़ हो, सब जगह से लूटमार गुजरात की संस्थाओं से के जरिए कराई गई। अब ये अच्छा हुआ या बुरा ये तो भगवान जाने, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई थी अंत्योदय की योजना, तो उनका जो गुजरात है वो सबसे आखिरी सीढ़ी में शायद इनके ही शासन में जो 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे बिल्कुल गर्त में चला गया था। उन लोगों को जो वायदे किए थे कि हम जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे हम आपका हिसाब बराबर करा देंगे, वो उन्होंने करा दिया। और किस कीमत पर कराया वो आप देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, देश में मानवीय मूल्य खतरे में है। आप 700 किसान जिस सरकार के रहते हुए आप एक आंदोलन में अपनी जान गंवा दे, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इतिहास में आसपास का जो 50 साल का इतिहास है एशिया का और दूसरे हमारे यूरोप का, वहां कहीं ऐसा नहीं मिलता। चीन में एक घटना कभी हुआ करती थी, तियानवान चौक की हुई थी, जिसमें 10,000 नौजवानों को मारे जाने की बात होती थी। तो ऐसे अगर हम थोड़े थोड़े देखें तो हमारे देश के जो राज्य हैं उनमें सब में एग्जाई अगर हम कर लें तो 10 साल में हमारे यहाँ तो 20,000 से ज्यादा नौजवान मारे जा चुके हैं नौकरी की मांग करते हुए, नौकरी के अवसर गंवाने के बाद और बेरोजगारी के शिकार होने से कुंठा से ग्रस्त होकर मारे गए हैं। तो अब महाराष्ट्र में जो चुनाव है ये देखिए, बकरे की मैं ज्यादा दिन खैर तो बना नहीं सकती, महाराष्ट्र में चुनाव तो होना है, कराना ही पड़ेंगे। और वो हमारा जो केचुआ है केंद्रीय चुनाव आयोग, उसने सरकार के निर्देश पर ही कल जाकर के आज जाकर के महाराष्ट्र में चुनाव कार्यक्रम की बातचीत शुरू कर दी है। और वो सरकार की सुविधा से हो रही है। ये चुनाव तो हरियाणा के साथ भी हो सकते थे। हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने की बात करते हैं, तैयारी करते हैं। कोविड साहब को परेशान किया, एक कमेटी बनवाई, सिफारिशें भी ले ली, लेकिन हम एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि हम अंदर से डरे हुए हैं, हमारी तैयारियां अब नहीं है, हमारी जमीन जो है खिसक चुकी है। और हरियाणा तो इस मामले में इन हाल के दिनों में सबसे बढ़िया उदाहरण बना है भारतीय जनता पार्टी में तोड़ फोड़ का, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष का। और ये हवा जब चलेगी, हरियाणा से निकलेगी 8 तारीख के बाद, तो नवंबर तक जाते जाते महाराष्ट्र को भी अपने शिकंजे में ले लेगी। और ये सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी हवा तो है ही महाराष्ट्र में। 2022 से और 2024 में हम आ गए हैं। इन 20-22 महीनों में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनपा है उससे तो जनता आजीज हो ही गई है। वो तो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ वोट पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र का मान-मर्दन किया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि नागरिकों का असंतोष बहुत ज्यादा है। हमारा जो महाराष्ट्र है बहुत सुसंस्कृत प्रदेश में उसको मानता हूँ। उसका नाम ही महाराष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा राष्ट्र, राज्य भले ही हो उसका, लेकिन उसका जो रुतबा है वो एक अलग तरह का है। महाराष्ट्र ने भारत की राजनीति में बड़े बड़े नेता दिए और उसमें अभी आखिरी श्रेणी जो है उसमें शरद पवार साहब मौजूद हैं। शरद पवार के बारे में जिस ढंग से कल के राजनीतिक, मैं तो कल के ही कहूंगा क्योंकि अमित शाह जैसे लोग तो मेरे पत्रकारिता कैरियर के बहुत बाद में आए हैं राजनीति में। ये लोग अगर शरद पवार का मान मर्दन कर सकते हैं तो वो महाराष्ट्र की जनता का सम्मान कर ही नहीं सकते। तो महाराष्ट्र की जनता कई तरह से आहत बैठी है, सरकार के भ्रष्टाचार से आहत है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के साथ साथ जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया है पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी किया है। और जिस तरह से वहां दुर्घटनाएं रेलों की हुई है, महाराष्ट्र की नब्ज पूरी रेल है लोकल, लेकिन वहाँ क्या स्थितियां हैं हाल के दिनों में आप देख सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि अब ये जो महाराष्ट्र है ये राष्ट्र के हाथ से जाने वाला है, जो राष्ट्र जिस पर लोग बैठे हुए हैं। और ये एक नई दिशा देगा भारत की राजनीति को, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से हमेशा कुछ नए नए रास्ते खुलते आए हैं। अभी शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा टूटी है वो शिवाजी महाराज की प्रतिमा नहीं टूटी है, वो भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी केंद्र वाली और राज्य वाली दो डबल इंजन वाली सरकार की जो प्रतिमा है वो टूटी है। और इसका जवाब इलेक्शन में जरूर मिलेगा। ये मुद्दा कोई बनाए या ना बनाए, अपने आप मुद्दा बच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी 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 जी, मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए जरा।
ये शिवसेना आदित्य ठाकरे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के सेनेट इलेक्शन में 10 की 10 सीटें जो हैं वो युवा सेना ने जीती हैं। एबीवीपी की एक भी सीट नहीं आई है। तो किस तरफ नौजवान हैं इस समय, और बेरोजगार और नौजवान, उनका रुख जो है वो किस पार्टी की तरफ है, ये साफ साफ वीडियो में तो ये वीडियो अभी मेरे पास 2 घंटे पहले आया था। सेनेट के चुनाव में 10 की 10 सीटें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स युवा सेना जो उनकी शिवसेना की उन्होंने जीती। गिरीश जोशी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कॉमोडोर लोकेश कुमार से मेरी कल बात हुई थी। डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री डीए को उन्होंने एक आरटीआई लिखी थी। उस आरटीआई में उन्होंने जवाब मांगा था कि कुछ इंफॉर्मेशन पूछी थी कि तारीखें बता दीजिए कि जो कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है सेबी का, उसमें चेयरपर्सन जो करंट हैं सेबी की, माधुरीपुरी बुच, उन्होंने कब डिक्लेयर किए थे अपने फाइनेंशियल एसेट्स और इक्विटीज जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेने से पहले बताए, उसके बारे में बता दीजिए। और उन्होंने दूसरी बात ये पूछी कि आप ये बता दीजिए कि डिक्लेरेशंस हैं फाइनेंशियल एसेट्स और इक्विटीज की, ये कंसर्न फैमिली मेंबर्स जो उनके हैं उनको उन्होंने कब दी थी, मतलब अपनी भी और अपने हस्बैंड की। और अभी आपने देखा कि जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी थी जिसने अदानी को बेल आउट किया था पहली हिंडनबर्ग 17 जनवरी की रिपोर्ट के बाद। 22,000 या 23,000 करोड़ रुपए का उनको इमीडिएट लोन चाहिए था। उनको अपने जो उनकी इक्विटी थी, जो उनके शेयर्स थे, प्रमोटर शेयर्स, वो उन्होंने गिरवी रखे हुए थे होल्चम सीमेंट से, जब उन्होंने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट का सौदा किया था $4 बिलियन का। क्योंकि उस समय उनके पास पैसा नहीं था और शेयर मार्केट में उनका शेयर 50% से ज्यादा गिर गया था, तो ऑप्शन कॉल में उनको ये पैसा जमा कराना था। उस समय पे राजीव जैन जो थे वो जीक्यूजी इन्वेस्टर्स पार्टनर्स से, उन्होंने उनको पैसा दिया था। अब यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने उनपे $5 लाख का फाइन लगाया है, क्योंकि उन्होंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया अपने एम्प्लॉय से कि आप डीईए को भी नहीं बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये जो विसल ब्लोअर इंफॉर्मेशन को विदहेल्ड करने का जो डिक्लेरेशन साइन हुआ, उसमें उनको $5 लाख फाइन लगा। ये सारी कहानी क्या है, और इसमें माधुरीपुरी बुच के जो हस्बैंड है धावल बुच, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। और राजीव जैन सडनली आते हैं, बेल आउट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, किसी और को नहीं मिलेगा, जितना पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सब अदानी को दे दीजिए। और अदानी जो है इस समय प्रधानमंत्री मोदी के चहेते हैं। तो यूएस के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अदानी के पीछे खूब पैसा लगा रहे हैं। इसकी असलियत क्या है, जनता जानना चाहती है। गिरीश जोशी आप मुझे जी पहले 2 मिनट में दे, मैं प्रकाश पोरे जी का धन्यवाद मान लूं कि उन्होंने 35 साल पहले एक जर्नलिज्म का प्रिंसिपल मेरे को याद दिला दिया कि पिक्चर जरूर देखो, लेकिन पिक्चर के पीछे वाली पिक्चर भी देखो। इन्होंने ठेकेदार की बात करी और रोड इतना गंदा दिखाया कि वो सीधा बैठ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ठेकेदार को मैसेज दे दिया है कि मैंने रिपोर्ट कर दिया कि रोड की हालत कैसी है। वो रोड पे सीधे गाड़ी चल नहीं पा रही। तो दैट इज जर्नलिज्म, कि वो बोलते एक है लेकिन पीछे वाली पिक्चर देखो तो वो रियल न्यूज होता है। तो ये पूरे हिंदुस्तान में हालत है। कल भी आप देखिए जो रोड पे से बसें उतर गई, तो ये जो बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टरों की हालत सब तरह बुरी है। और ये फिक्स रेट लगा हुआ है, 1 करोड़ 2 करोड़ का टैप लगा हुआ है, आप उतना दे दो तो हो जाए काम, नहीं तो नहीं होगा। अब आते मेन मुद्दे पे। आप देखिए ये कोर्ट भी इसमें ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। अभी जो यूएस कंपनी ने उनको विसल ब्लोअर पे पेनल्टी करी है, उससे भी ज्यादा बड़ी पेनल्टी इनके पास होती है मार्केट इन्फ्लुएंसर पे। अगर आपने मार्केट इन्फ्लुएंसर को पकड़ा है और पकड़ा जाता है, तो उसमें हिंदुस्तान में सेबी ने भी 2 लोगों को पेनलाइज किया है, ये रिकॉर्ड पर है। तो मार्केट इन्फ्लुएंसर अगर आप नहीं हो, इसमें दिक्कत क्या हो रही, 40,000 करोड़ आपके बांग्लादेश में फंस रहे हैं जो आपने लोन दिए थे। 23,000 करोड़ आपके जो आपने ऑयल सप्लाई किया था वो भी आपका फंसा हुआ है। अभी वो पैसा अभी आने की उम्मीद है नहीं। श्रीलंका भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा। पाकिस्तान आप भूल जाइए। भूटान को प्रेशर आ रहा है कि भाई आपकी आर्मी वहां से विड्रॉ करो, उसको भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा इनको, 15,000 आदमी है वहां पर। तो ये सारा जो हो रहा है, इसके बाद सबसे बड़ा टेंशन है कि आपको शेयर बाजार को फ्लोट रखना है। शेयर बाजार को आप फ्लोट कहां से रखोगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी में और कोल में जो आपने पैसा कमाया था वो आप
देखो बनी है, ये किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। इनकी जो शेल कंपनीज थी वो अब उनको बहुत जल्दी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं हुई और दूसरी गवर्नमेंट आई तो लिटरली एक ही स्ट्रक में सारा पैसा फ्रीज हो जाएगा। तो जीके में भी दे रहा है, 80,000 करोड़ वो डाल रहे हैं सोलार में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सोलार में जीके जी ने डाला है, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी पता है, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की वो सोलार पैनल्स है कावड़ा में। वहां पे इस बारिश में जहां 10 इंच बारिश हुई, वो सोलार पैनल का पूरा जो ग्राउंड है वो 3-3.5 फुट पानी में डूबा हुआ है। तो वेदर योर प्रोजेक्ट इज रियली सक्सेसफुल, आपने जितने भी प्रोजेक्ट ले लिया, आपका इजराइल में पोर्ट फंसा हुआ है, आपका श्रीलंका में पोर्ट फंसा हुआ है, बांग्लादेश में आपका इलेक्ट्रिसिटी फंसी हुई है, वहां से आपका पेमेंट फंसा हुआ है। तो ये सारा अभी जो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ये बड़ा सबसे बड़ा डर ये कि कब तक ये मार्केट को ऐसे ही फ्लोट रखेंगे दूसरे नए नए मैसेज देके। वाडवान में भी आप देखिए, वाडवान में भी आज नहीं तो कल वो डिस्प्यूट आके खड़ा होने वाला है, वही होने वाला है आपके बॉम्बे के पोर्ट पे। तो जैसे ये सब फंसता चला जा रहा है, इसका रीजन एक ही है कि आपने सब बिल्कुल आंख बंद करके दिला दिया, आपने बिटवीन द गेम रूल्स चेंज कर दिए, आपको धारावी मिला है, आप धारावी भी धीरे धीरे प्रॉब्लम में आ रहा है। प्रकाश पुरे जी सारे समझ रहे होंगे कि उन्होंने पूरा ऐसा कर दिया है कि अगर एफएसआई मांगना है तो पूरे बॉम्बे की एफएसआई आपको अडानी से लेनी पड़ेगी। तो ये जो आप करते चले गए हो और आंख बंद करके आपने सब दिया, अब धीरे धीरे खुल रहा है। इसका 2 इंसिडेंट बता दूं, आपने जो बोला कि ये उसके बाद क्या होगा, तो एक बड़ौदा में केस हुआ है, आपको पता है सीमेंट में 2 ग्रुप में झगड़ा चल रहा है, अल्ट्राटेक और अडानीज। अब अल्ट्राटेक के ऊपर बड़ौदा में एक आदमी केस करता है, उसमें समन्स इश्यू होते हैं कुमार मंगलम बिरला, उनकी मदर और 7 लोगों को कि इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया मध्य प्रदेश में, और छोटी सी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की उसको एडमिट भी कर लेती है। अब वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट ने आज स्ट्रिक्चर के साथ उसको नल एंड वॉइड किया कि भाई जब उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो ये केस कैसे बनता है। तो 3 दिसंबर तक उनको नोटिस इश्यू हुई है कि भाई आप जवाब दो कि आपने केस कैसे एडमिट किया, और जब ऑलरेडी वो सिविल केस है तो अभी कोर्टें सामने वाली पार्टियों के भी केस लेने लगे। आज देखिए, आज ही 350 ऑफिसर सीबीआई के पूरी टीम ने 35 कॉल सेंटर्स पे रेड किया है। आप गूगल में सर्च करिए, अपना यूट्यूब में सर्च करिए स्कैम बाइटर्स करके एफबीआई की एक ब्रांच में माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन ने ये परेशान हो गए थे हमारे ये स्कैमर्स से। ये लोग फॉरेन के सीनियर सिटीजनों के पैसे निकलवा रहे थे फ्रॉड करके। जब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, उन लोगों ने इनकी पूरी सिस्टम हैक की, उनका फोटो दिखाया, उनका एड्रेस पुलिस को दिया है। इट इज शेमफुल कि अमेरिका की एफबीआई हमको एड्रेस दे रही, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, इस जगह से ये लोग स्कैमिंग कर रहे हैं। तब जाके रेडी हुई है, पकड़ा गया है उनको, करोड़ों रुपया इन लोगों ने फॉरेन का पैसा खाया। तो ये जो सब हो रहा है, आपने इतना सारा सिस्टम लूज कर दिया है। जब पोरे साहब ने जैसे बोला कि एडवांस पैसा ले लिया है, उसके बाद काम दिया है, तो अभी आप 100 रुपए की चोरी करने की आपने छूट दी है तो 1000 की भी करेगा, आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। तो ड्रग्स आ रहे हैं पोर्ट पे, ड्रग्स चल रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हो, गुजरात में देख रहे हो। फार्मास्यूटिकल सबसे बुरी बात, जहां पे आप बोल रहे हो कि हम फार्मास्यूटिकल इंटरनेशनल हब होने जा रहे हैं, सर आप एडिबल टेल की गोलियां बना के बेच रहे हो सिविल हॉस्पिटल्स में। ये हमारा रेप्यूटेशन है। तो अगर हम इसको सिस्टम को सेट राइट नहीं करेंगे, आपके बोलने से दुनिया आप पे भरोसा नहीं कर लेगी। तो सेबी का जो मैटर है वो आज नहीं, लेकिन कल अगर कोर्ट में जाएगा तो 100% क्या, क्योंकि आपको आरटीआई में जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो केसेस जो हो रहे हैं, और जैसे कोर्ट्स अभी थोड़ी लिबरल होके, अब और एक केस में आपको बता दूं, आज ही हुआ है पंजाब हरियाणा में, हाई कोर्ट ने उसके जो हेल्थ सेक्रेटरी के उसका पगार सैलरी रोक ली है, क्योंकि वो आयुष्मान भारत में जो पैसे आए थे वो उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे सेंटर से, उसने स्टेट को नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी गवर्नमेंट है। तो आज कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि इसकी सैलरी विथहोल्ड करो, जब तक ये पूरा पैसा दे नहीं देता है जो आया है, तब तक इसकी सैलरी नहीं मिलेगी। अब ये थोड़ा सा चेंज एटीट्यूड में ब्यूरोक्रेसी के भी आ रहा है और लीगल सिस्टम के भी आ रहा है। दिस इज अ गुड साइन। जी 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 जी, आप ठीक कह रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी आ रहा है, और कोर्ट्स भी अब इन चीजों को बड़ी सीरियसली देख रही हैं, ले रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का हमने अभी तक देखा है, कोर्ट्स में भी फैसले नहीं हो रहे थे। अब जब सिविल केसेस हैं तो क्रिमिनल केसेस डालने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है आप आर्म ट्विस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल पॉलिटिकल होगा जी। मेरा अगला सवाल प्रकाश पौरे जी से होगा। विदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने वहां पे बड़ी एक विचित्र सी बात की, फाइबर टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, फार्म टू प्लेट तो सुना था,
अब ये फाइबर टू फैशन और फैशन टू फॉरेन की नई कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार सुनी। दूसरी बात, वो विदर्भ में प्याज के किसानों के आंसू भी पोंछने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 10 सालों में मोदी जी को विदर्भ के किसान नहीं याद आए, और आपने देखा कपास की खेती किस तरह नुकसान हुआ जीएम सीड के चलते, पिंक बॉल वर्म सुंडी की वजह से, और फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री की तो बिल्कुल ही फेल हो गई। लोगों के खातों से पैसे भी कट गए और उनको कभी फसल का मुआवजा भी नहीं मिला। आपके विदर्भ में और महाराष्ट्र में भी कैश क्रॉप्स का यही हाल है। 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रा फंड लाने वाली सरकार में किसान बदहाल क्यों है, सुसाइड क्यों कर रहा है? आपके विदर्भ में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड हो रही है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। और किसानों के प्रति इतना संवेदनशीलता दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी किसानों का बेनिफिट क्यों नहीं कर पा रहे? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। जी प्रकाश जी। देखो आत्मजीत जी, मैं तो यहाँ पे आपसे डिस्प्यूट में हूं कि आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है किसानों के बारे में बड़ी संवेदनशीलता बताते हैं। मुझे एक तो उदाहरण दीजिए कि उन्होंने कब संवेदनशीलता बताई, कौन सा ऐसा काम किया कि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने संवेदनशीलता बनाई? मैंने मेरे जिंदगी में ये ऐसा पीएम देखा है कि जो कंप्लीटली ये किसानों के बारे में नहीं, बाकी के सारे कोई भी चीज के बारे में नॉन सीरियस है। मैं आपको मेरा किस्सा बताता हूं कि जब 2007 में किसानों की बहुत आत्महत्याएं हो रही थी, 2001 से तो 2007 तक के मेरे अखबार के अंदर मैं लगातार लिखते जा रहा था कि ये सुसाइड हो रही है। तो 2001 से 7 तक के करीब करीब 7,500 किसान मरे थे। मैंने सबकी फाइलें बनाई। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के ऑफिस से मुझे डायरेक्ट फोन आया, सर मैं कोई इंडिया के तुलना में हिसाब से मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद जी म्यूट हो गया, अनम्यूट कर तो लीजिए। बड़ा डायरेक्ट फोन आया सर, सीएम ऑफिस से मुझे फोन आया। मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन सीएम ऑफिस से मुझे ये कहा गया कि आप आइए, प्राइम मिनिस्टर साहब सुनना चाहती है कि किसानों की आत्महत्याओं के बारे में ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये लिखा, तो ये तो मैं गया वहां पे। 40 मिनट की मीटिंग सर, 2 घंटा 40 मिनट एक्सटेंड हुई, और 15 दिन के बाद में 72,000 करोड़ रुपीस का लोन वेवर बिना सिग्नेचर, बिना साइन और बिना अर्जी ये करने वाले प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी थे सर। और ये पंतप्रधान एक ऐसा है कि जो ना उनके मिनिस्टर को मिलता है ना एमपी को मिलता है। किसान बैठते हैं 13-13 महीने, और एक राज्यपाल उनको रिपोर्ट करता है, सत्यपाल मलिक जैसा, उन्हीं के खेमेकार, वो बोलते कि मेरे कारण मरे क्या। इतना असंवेदनशील प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में मैंने पहली बार देखा। एक विषय। दूसरी बात में जो आप बातें कर रहे हैं कि आपने मुझे पूछा कि ये फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, सर देखिए, इन्होंने 2017 में वादा किया था कि आने वाले 5 साल के अंदर यानी 2022 तक के हम आपको लागत से दुगना कर देंगे। सर इन्होंने लागत से दुगना क्या किया मालूम है? लागत से दुगना हमारा खर्चा करवा दिया। मैं किसान हूं, 200 एकड़ का किसान हूं मैं। लागत से दुगना खर्चा हो गया मेरा। जो पाइप मैं 300 रुपए में लाता था वो 800 रुपए ला रहा हूं अभी। जो मैं केबल खरीदता था 12 रुपए में, अभी वो 40 रुपए में खरीद रहा हूं। तो इसके लिए हर चीज, खाद लो, इंसेक्टिसाइड लो, सीड लो, हर चीज की कीमतें दुगनी हो गई है। ट्रैक्टर की कीमतें दुगनी हो, जीएसटी लग गई है ऊपर से हमारे पर। और ऊपर से क्या किया इन्होंने, हमारा जो प्याज एक्सपोर्ट हो रहा था, वो प्याज एक्सपोर्ट को इन लोगों ने क्या करवा दिया कि प्याज एक्सपोर्ट ना होए, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि प्याज अगर एक्सपोर्ट हुआ तो यहाँ महंगाई बढ़ जाएंगी। तो फिर उन्होंने क्या करवा दिया, इन्होंने ये करवा दिया कि उसके ऊपर इन्होंने एक्सपोर्ट एमईपी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगवा दिया। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब समझते हो आप क्या है? मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि अगर आपको पहले $550 किया था कि अगर आपको $550 के ऊपर कीमत मिलती है एक्सपोर्ट में तो आप भेजिए, जरूर भेजिए। फिर वो जाने लगा प्राइस, तो इन्होंने उसको बढ़ा के $800 करवा दिया कि आपको $800 के ऊपर कीमत मिलती है तो ये आप बेच सकेंगे, नहीं बेच सकेंगे। थोड़ा वो जाने लगा तो इन्होंने क्या कर दिया, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी सर। जहां पे किसानों को एक्चुअली सब्सिडी देनी चाहिए, इनको कुछ बख्शिश देनी चाहिए, इनाम देना चाहिए कि वाह वाह तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो प्याज,
और हमको डॉलर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद किसान, मेरे भाइयों फार्मर किसान। तो उसके जगह पे उनको पिनलाइज किया जा रहा है सर, 40% किए हो। तो किसानों ने तो झटका बता दिया ना। महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है सिर्फ 9 सीटें इनकी आई, फिर इनको अभी अकल ठिकाने पे आई। तो इन्होंने क्या किया आपको पता है? इन्होंने ये अभी क्या कर दिया, वो प्याज पर का एक्सपोर्ट बैन हटा दिया, प्लस 40% जो ड्यूटी थी एक्सपोर्ट की वो कम करके 20% पे ला लिया, एक ही विषय कर दिया। कॉटन के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इसी तरीके से आज से सर 4 साल पहले मैंने मेरा कॉटन खुद बेचा था 14,000 रुपए पर क्विंटल से। सोयाबीन बेचा था मैंने 10,000 रुपए से। वो 10,000 का सोयाबीन मैंने ये साल बेचा 4,000 रुपए में। सोचिए, एक मुझे 6,000 रुपए का लॉस हुआ एक क्विंटल के पीछे। 100 क्विंटल मैंने सोयाबीन बेचा तो 100 क्विंटल के पीछे में 6 लाख का घाटा हुआ साहब मेरा। मैं बड़ा किसान हूं, मैं सहन कर सकता हूं। गरीब किसान क्या करेगा साहब? सुसाइड नहीं करे। 12 सुसाइड हो रही है साहब महाराष्ट्र के, विदर्भ के अंदर 12 सुसाइड, विदर्भ में 12 सुसाइड हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में 2700 गांव भूतिया थे 2022 में, 2700 भूतिया गांव थे, उसमें से 2300 गांव मेरे विदर्भ के थे। एक साल में उसमें बढ़ोतरी हो गई, 700 गांव बढ़ गए, 2300 से मेरे अभी 3,000 गांव हो गए विदर्भ के। भूतिया कोई रहने को तैयार नहीं गांव में, एक बार समझ लीजिए आप, इतनी गंभीर परिस्थिति है विदर्भ के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। अगर इनकी, मैंने तो आज से 15 दिन पहले बोला था कि ये 88 सीट के ऊपर जाए, 288 का स्टेट है हमारा, 88 के ऊपर नहीं जाएंगे सर। मैं आपको दावे से बोलता हूं ये 50 के ऊपर नहीं जाएंगे अब, कोई हालत नहीं होती। और वही टटोलने के लिए ये राजीव कुमार यहाँ गया होगा शायद, इनको पता है। और क्या जो तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है सर, इनको ऐसा क्या है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको लगता कि ये करने से वो हो जाएगा। वो बदलापुर में हमारे केस हो गई थी, रेप की केस हो गई थी। ये इन्हीं की आरएसएस के खेमे की कोई स्कूल थी, वो वहां पे ये घटना हुई। 2-3 दिन तो इन्होंने वो घटना का रिपोर्टिंग नहीं पुलिस को होने दिया, ना लेने दिया उसका एफआईआर। फिर लोग रास्ते पे उतरे, पत्थरबाजी हुई, तो वो सब आखिरी वो ये हुआ। फिर एक कोई तो भी आदमी पकड़ लिया। अभी वो गुनहगार है नहीं है, या इन्होंने सिर्फ वो पब्लिक को शांत करने के लिए उसको पकड़ लिया, पता नहीं है क्या है। लेकिन आप देखिए गम्मा इसके अंदर की, ये भयंकर लॉ एंड ऑर्डर की और अलार्मिंग ये शब्द वापर रहा हूं सर मैं सब लोगों के सामने। क्या किया इन्होंने? वो जो आदमी को पकड़ा था, उस बच्चे को इन्होंने क्या करवा दिया, एनकाउंटर करवा दिया। और समझने वाली बात यह है सर कि ये हमारे देश के अंदर हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो शिंदे, जो सीपी ने ऑर्डर दिया था कि इसको वहां से पकड़ के लेके आओ और वो हमारे इसको पुलिस थाने में लाओ, क्योंकि उसकी कुछ इंक्वायरी करनी है, करके जेल में से बाहर निकाला। इसको जेल में से बाहर निकाल के वो थाने की तरफ लेके जा रहे थे, तो उसको ऑर्डर देने वाला शिंदे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शिंदे, दूसरा उसका भी नाम शिंदे। जो मारने वाला पुलिस था वो क्या किया, उसको लेके जा रहे थे रास्ते में, और वो ऐसे जगह पे लाए कि वहां पे दूसरी घटना हुई। इसके पहले भी कोई एक घटना हुई थी वहां पे, ये अमित शाह वगैरह वाला कोई किस्सा था, वहां पे उसको मारे गए थे। वही पकड़ा, वही जगह, वही कॉर्नर, और वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, लाइट नहीं है। वहां पे बोले कि ये आदमी जिसके हाथ बांधे हुए है, दोनों हाथों में हथकड़िया है, वो आदमी जो बच्चा 23-24 साल का होगा, अगर दोषी है, नालायक है, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट। तो ये वो बोले कि इन्होंने मेरे पिस्तौल निकालने की कोशिश किया, मेरे पर अरे गोली कैसे दागी भाई? पिस्तौल तो लॉक रहता है ना पुलिस का, और पुलिस का पिस्तौल लॉक निकालना ये भयंकर कठिन काम है। इट कैन बी डन ओनली बिकॉज आफ्टर ए वेरी क्या बोलते हैं उसको, विगरस ट्रेनिंग। तो वो बोले गोली डाल रहा था, फिर उसके बाद में बोले हमने उसको मार दिया। तो मारते हैं तो पुलिस वालों तो टांग पे गोली मारते, सर में गोली मार दिया उसको। क्योंकि बात यह है कि हो सकता है कि खुल रही होंगी कोई इनकी बातें, ये जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्कूल का जो चेयरमैन था वो कोई आपटे नाम का है, वो भाग गया। वो दूसरी हेडमास्टर थी, वो भागी। सारे के सारे आरएसएस वाले, जो शिवाजी का पुतला बनाने वाले वो भी आपटे, सारे आरएसएस के खेमे वाले लोग। हमारे महाराष्ट्र में सर जो बातें चल रही है ना, यानी 5 आदमी ऑर्डर दे, और मुख्यमंत्री भी शिंदे हमारे स्टेट का, एक बात ध्यान में रखिए। उसका बच्चा जो है वो भी एमपी, वो भी शिंदे, श्रीकांत शिंदे। तो शिंदे के राज्यों में इस तरीके से जो बातें चल रही है ना, तो अच्छा उसके बाद में सर अभी और खास बात सुनिए। ये होने के बाद में पूरे मुंबई के अंदर कई लोगों ने बैनर लगा दिए, वो क्या बोलते, वो देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर, उसके हाथ में पिस्तौल, और वो नीचे उसके बाद धन्यवाद देवा भाऊ, धन्यवाद देवा भाऊ, देवा भाऊ का बदला, धन्यवाद देवा। यानी क्या हो रहा है? और उसका खंडन नहीं है सर। ये एक्चुअली ये गृह मंत्री है, इसने खंडन करना चाहिए था कि ये गलत बात है, किसने पोस्टर लगाया ऐसा मेरा, उसको अरेस्ट करो।
अरेस्ट करना चाहिए था ना। तुम पोस्टर कैसे लगा सकते हो कि देवा भाऊ, धन्यवाद देवा भाऊ, आपने बदला लिया, बदला लिया। अरे बदला है, देखो वो अगर गुनहगार है तो उसको कोर्ट फांसी देगा ना, कोर्ट फांसी देगा उसको। हाउ कैन यू किल हिम ऑन दिस स्ट्रीट? और वो भी तो कोर्ट ने भयंकर स्ट्रिक्चर पास किए भाई इनके ऊपर कि ये सीधा सीधा मर्डर है, इस तरीके से कोर्ट के स्ट्रिक्चर आए उसके ऊपर। तो ये जो सारी बातें हमारे महाराष्ट्र में चल रही है ना सर, अभी ये सारे से लोग जो है ये बहुत हताश है यहाँ पे। और मैं आपको इसमें से और एक दूसरी बात बताता हूँ जिससे आपको ये महाराष्ट्र का अंदाजा आएगा एकदम, जिसको बोलते हैं ना लिटमस टेस्ट। देखो लिटमस टेस्ट का मतलब ये है कि देखिए 2014 के अंदर ये कोई पार्टियों की तरफ, यानी जैसे हमारी कांग्रेस है या शरद पवार की पार्टी है या सेना, इनके तरफ अर्जी करने वाले अगर कोई मतदार संघ के अंदर तो एक या दो आदमी मिलते थे, बड़े मुश्किल से जबरदस्ती खड़ा करना पड़ा, भाई तू खड़ा रहे बीजेपी के खिलाफ। 2019 की भी यही बात थी सर। आज परिस्थिति क्या है, बाढ़ आ गई सर। कांग्रेस के पास में एक एक सीट के लिए 15-15, 20-20, 25-25 अर्जी आ रही। शरद पवार के पास पार्टी में भी उसी तरीके से अर्जी आ रही है, 15-15, 20-20, 25-25 लोग होड़ लगाए कि हमको टिकट दो, हमको टिकट दो, हम खड़ा रहना चाहते। वो सेना के तरफ की यही परिस्थिति है। आज उनको आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट बोलते सिर्फ आप हमको टिकट दो, हम खुद ही लड़ेंगे, इलेक्शन में खड़े रहेंगे, चुन के भी आएंगे। अब बोलिए तो दिस शो दैट पीपल आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये इनकी सरकार जाने वाली है, एक विषय। और लोग जो है इनसे चिड़े हुए है। तो ये सारी बातें जो अगर आपने समझी ना तो ये भयंकर ये सारी की सारी बातें ये समझने वाली है। और जो बाकी की भी जो है ये देश के अंदर की जो बातें चल रही है, जिस तरीके से इन्होंने वो कर्नाटक के सीएम के ऊपर अभी कुछ ये कर दिया, अभी इनको डर क्या है साहब मालूम है क्या, कि पाप तो बहुत कर दिया। अभी ये पापों के बाद में अगर बचना है तो सत्ता में ही बैठना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखिए, अगर सत्ता में नहीं बैठे तो ये जितने भी लोग हैं ना, केंद्र में बैठे हुए, स्टेट में बैठे हुए, ये जैसा वो देवेंद्र फडणवीस बोलता था ना कि अजीत पवार अगर हमारी सत्ता है तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो ये सारे जितने लोग हैं ना हमारे स्टेट के, ये सारे के सारे जेल के अंदर ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाले सारे के सारे, ये इनका ही मुहावरा इनके ऊपर चले जाएगा। और इनको कुछ करने के पाप इतने हैं सर, ये छुपा नहीं सकते। इसमें से छूटे उसमें पकड़ेंगे, उसमें से छूटे उसमें से पकड़ेंगे। और रेड हैंडेड है सर, इनके रेड कार्ड छपे हैं इसके। और मैं क्या बताऊं आपको, यानी हमारा एक दोस्त गया था इंडस्ट्रियल ऑफिस के अंदर, उसका कोई प्लॉट का ये चेंज करने का था, उसके बेटे के नाम का या उसके नाम का बेटे के नाम पे करेंगे, तो ऐसी बात है। इट वॉज अ वेरी स्मॉल एंड रूटीन अफेयर। तो बोले उसके लिए मैं गया वहां इंडस्ट्रियल ऑफिस में, बोले नहीं यह काम नहीं होगा, आपको मंत्रालय जाना पड़ेगा। मंत्रालय गया वो। अब वो सोचा था कि भाई अगर लाया तो कोई क्लर्क पैसा मांगो तो दे देंगे 10-20 हजार रुपए। आर यू अवेयर हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड टू हिम? वो सेक्रेटरी वहां का था, वो बोल रहा था कि 2 करोड़ रुपया चाहिए और जस्ट ए कॉमन चेंजिंग ऑफ फादर्स नेम टू हिज सन नेम। ये तो होता ही रहता ना सर इंडस्ट्री का, इसमें अनहोनी बात कुछ नहीं है सर, रूटीन बातें हैं सब। लेकिन अभी इस तरीके से सारी बातें हो गई है हमारे स्टेट के अंदर कि ये स्टेट के जो लोग हैं ना, यानी जो बिजनेसमैन है सर, उन्होंने ठहरा लिया, किसानों ने ठहरा लिया, और जो कॉमन आदमी है, जो हमारे महाराष्ट्र के कल्चर में ढले हुए आदमी है। महाराष्ट्र का कल्चर कोई बिहार का कल्चर थोड़ी है साहब, ये गुंडागर्दी का स्टेट नहीं है, यूपी का कल्चर नहीं हमारे यहाँ पे। हमारा बहुत ही महाराष्ट्र का ये क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर्ड एजुकेटेड लोग है हमारे लोग, और सब विश्वास रखने वाले लोग हैं। और एक बार बोल दिया जबान दे दी। लेकिन अभी इस तरीके से बातें हो गई हमारे स्टेट के अंदर की कि ये हर स्टेट का जो एकदम प्रामाणिक आदमी है ना, वो इन्होंने सोच लिया है कि इनको जीपीएल करने का। अभी जीपीएल का अगर आप मुझे अंतर मत पूछिए, तो जो हमारे महाराष्ट्र के मराठी लोग हैं उनको फोन करके, या फिर अपने ये खत्म होने के बाद में, क्योंकि वो शब्द मैं लेना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे कुछ बहनें भी सुनती होंगी यानी यार इसके मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ कि पिछवाड़े पे लात मारने के लिए इनको तैयार किया। जी 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 जी, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग बहुत ही परेशान हैं और अब सत्ता में चिड़े हुए हैं सर, परेशान नहीं है, परेशान से भी ज्यादा है, चिड़े हुए हैं लोग इनके ऊपर कि इनको क्या समझ के सर इनको दिया था लोगों ने, इनको यही दिया था कि भाई तुम अच्छा काम करोगे। मोदी जी ने क्या बोला था कि उनको 60 महीने दी, 60 साल दी आपने, मुझे 60 महीने दे दो। सर मोदी को वोट देने वाला मैं हूं। 2014 में मैंने वोटिंग किया है मोदी का, और उसके बाद में मैंने मोदी का प्रचार भी किया कि भाई चलो ठीक है ना, बीबी ना बच्चा काम करेगा, अच्छा क्या करेगा पैसा खा के। तो सर वो बेवकूफ आदमी आपके सामने बैठा है प्रकाश पोरे, मैंने दिया है वोट इसको, और इसीलिए मुझे ये बोलने का भी हक है
क्योंकि आई हैड गिवन हिम ए चांस। अगर मैं इनको चांस नहीं देता था और बोलता था ना, तो मुझे कोई हक नहीं था ये बोलने का। आज मुझे इस बोलने का, पर्दे के ऊपर बोलने का, राइटिंग में बोलने का हक इसलिए है कि क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे पता है, इसलिए मुझे हक है कि आई हैव गिवन यू ए चांस। ये देश को सुधारने के लिए मैंने आपको चांस दिया था, बट यू फेल्ड मिजरेबली, बहुत मिजरेबली आप फेल हुए करके मैं आपको कोस रहा हूं, टोक रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चुनाव जो था गलत था और आपने मुझे धोखा दिया। ये जो मेरा मैं दर्द बोल रहा हूं ना, ये महाराष्ट्र के 90% लोगों का दर्द है, ये मैं बताता हूँ। जी जी जी, नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो दर्द है ये महाराष्ट्र के एक एक निवासी का, एक एक नागरिक का दर्द है, क्योंकि वो देख रहा है, अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देख रहा है, अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी बीवी का सिक्योरिटी नहीं देख रहा है, और गुंडागर्दी उतर आई है। यहाँ पे दिल्ली में हमारे घर के बाहर ही शूट आउट हुआ, उसमें एक आदमी मारा गया। कुछ लोग आए और कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई के थे, आदमी थे, वो रंगदारी में किसी आदमी को मार गए। और कल ही नारायणा के एक कार शोरूम में रंगदारी लेने गए, जब उनको पैसा देने से वहां के मालिक ने मना किया तो 20 गोली। ये देश की कैपिटल सिटी है नई दिल्ली, इसमें कभी ऐसी बातें नहीं हुई कि सरेआम वीआईपी एरिया में इस तरीके का मर्डर हो जाए, और नारायणा में इस तरीके की जो 20 गोलियां चली हैं शोरूम के अंदर, और उसका पूरा सीसीटीवी वीडियो है, फुटेज है। तो क्राइम रेट तो बढ़ ही रहा है और कोई कंट्रोल नहीं है। मैं राकेश अचल जी के पास आखिरी सवाल लेकर आता हूं। राकेश जी, मैं एक मिनट लूंगा आपको, 1 मिनट लेता हूँ, 1 मिनट। जिसका आपने जिक्र किया ना क्राइम रेट का, हमारे स्टेट के एक वो क्या बोलते हैं इसको, जो इसके डिजिटल के जो हेड है पुलिस के, तो उनका एक वीडियो रिलीज किया है उन्होंने, ऑफिशियल वीडियो रिलीज किया कि आपको फोन आएंगे, जीएसटी ऑफिस से बोल रहे हैं आपके खिलाफ में ऐसा है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, आपने धमका किया है, आप विश्वास मत रखिए। और ये हो रहा है सर, लोगों को रोज फोन आ रहे हैं, लोगों के घर में जा रहे हैं, लोगों से लूटे जा रहे हैं। 1-1, 1.5 करोड़ रुपए जीएसटी के लोग आके लेके जा रहे हैं कि वी आर फ्रॉम दी जीएसटी डिपार्टमेंट, और आपने फलाना किया है। क्योंकि वो रेकी कर लेते, मालूम है उनको कौन सा व्यापारी का बड़ा काम है। पर्टिकुलरली ये जो अपने लोहा लकड़ के काम है, उसके बाद में ये जो क्या बोलते हैं उसको, ये संगमवार वगैरह करने वाले जो लोग रहते हैं, उनका बड़ा काम रहता है, सब बड़ी शोरूम लेके बैठे। तो इसलिए सब चिट्ठी बगैर चिट्ठी वगैरह सारा मामला चलता है, ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है। तो उनके पास में जाते हैं, बोलते कि ऐसा है सर, 1-1 करोड़, उनको बोलते हैं तुम्हारा 3 करोड़ का ये है, भरना है। फिर उनके साथ में फिरौती करके उसके 5-10 लाख रुपए भरवा लेते, और उसके बाद में 1-1.5 करोड़ रुपए नकदी ले लेते। ये हुआ है, मैं आपको नाम दे सकता हूँ, किससे किया है, मेरे पास में रिपोर्ट है सब, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इसमें एक चीज और है, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, कहते हैं आपको। हाँ, डिजिटल अरेस्ट के बारे में ही वो एसपी का आया था कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले करते हैं, आपको ये बता के आप डरो मत, और ऐसा अगर होता है तो आप उनको कोई नंबर वंबर, ये वो आपका बैंक अकाउंट वगैरह कुछ मत दीजिए। समझ लो वो तो नकली लोग हो गए, मैं असली जीएसटी के लोगों की बात कर रहा हूँ साहब आपके पास में, मैं असली की बात कर रहा हूँ। आपको नकली करते होंगे वो तो, फ्रॉड कोई एक अलग चीज है सर, वो अलग चीज है, एक बात समझिए, वो तो चलते रहने वाला है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम नॉट टॉकिंग दैट, आई एम टॉकिंग ऑफ ओरिजिनल जीएसटी डिपार्टमेंट पीपल, क्योंकि वो 10-20 लाख रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल रहे हैं सर, भरवा रहे हैं। उसको बोलते 3 करोड़ रुपए तूने चोरी किया, धमका है, फलाना कर दिया, फिर उससे 10-20 करोड़ लाख रुपए की फाइन रसीद फड़वा लेते हैं, बाकी पैसा सब हड़प जाते, 1-1.5 करोड़ रुपया। वो बोलते जा तेरे को 1 करोड़ छोड़ दिया। अब व्यापारी भी करता मरता क्या ना करता बेचारा, वो कर लेते, ऐसी चरिस्थिति चल रही सर। जी जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा सवाल आखिरी में रहेगा राकेश अचल जी से। राकेश अचल जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 4 ही जातियां हैं, गरीब है, महिला है, युवा है, और एक चौथा वो उन्होंने बोला, और कहते हैं कि आरक्षण के बारे में राहुल गांधी, आज फिर उन्होंने हिसार में बोला कि राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा देश में। मिसकोट करते हैं, पहले अमित शाह मिसकोट कर रहे थे, अब आपके प्रधानमंत्री मोदी भी मिसकोट कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। सोशल जस्टिस के नाम पर इलेक्शन लड़ने वाला आदमी जब आपको 303 से 240 पे ले आया, तो वो आरक्षण भला क्यों खत्म करवाएगा? वो तो जाति जनगणना की बात कर रहा है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके घूम रहा है। तो ये 4 जातियों की जो बात करते हैं, महिला है, युवा है, किसान है और गरीब है, और फिर उसके बाद इन चारों का शोषण होता है, आपने देखा। तो प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही, राहुल गांधी कहते हैं सुट बूट की सरकार है, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि A1 A2, एक तरफ अदानी है, एक तरफ अंबानी है,
सारे रिसोर्सेज, सारे देश की संस्थानें उनके हाथ में सौंपी जा रही हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इजराइल से जो हथियार खरीदे जा रहे हैं अदानी का ठप्पा लगाकर भारत की सरकार खरीद रही है, डिफेंस का एक्सपेंडिचर सारा परचेजिंग में जा रहा है, इसलिए अग्निवीर स्कीम लाई गई है क्योंकि तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि देखिए हिमाचल में इन्होंने कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे, अब इनके पास पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या होगा अगर आप ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को काम ही नहीं करने देंगे? इस पे मैं आपसे एक टिप्पणी और कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहता हूँ, राकेश जी। जी देखिए, अभी प्रकाश जी ने बहुत धारा प्रवाहित ढंग से जो बात रखी है वो महाराष्ट्र के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में है। और मैं तो इसको संक्षेप में कहूंगा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला मामला यहाँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ा हुआ है। इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, उसका कोई और छोर नहीं है। तो जहां तक सवाल जिन मुद्दों की आपने बात कही, ये सब पुराने मुद्दे हैं और इन जो चुनाव इस समय चल रहे हैं देश में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, वहां कहने के लिए कुछ नया है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में सिवाय राहुल गांधी को सामने रख करके ऊल जलूल बोलते जाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। और सारे नेता इनके चुक गए हैं शब्द, यानी खाली रीत गए हैं। उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है, कोई नई शब्दावली नहीं है, और शब्दावली है भी तो वो वाली है जो विधुड़ी के पास है। तो ये लोग येन केन उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये जनता को आतंकित करके, अपने प्रतिद्वंदी को डरा के, उसको खलनायक के रूप में प्रस्तुत करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता इनको समझ चुकी है, पूरी तरह से समझ चुकी है। आप देखिए, ये आपने जो बात की फेडरल स्ट्रक्चर की, तो भारत के गणतंत्र का जो स्वरूप है उस पर भारतीय जनता पार्टी जैसे कई लोग आए, कई चले गए और फिर आएंगे फिर जाएंगे, उसके स्वरूप को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं और नुकसान पहुंचाया भी है। 10 साल में जो डबल इंजन की सरकार वाला नारा दिया है, उससे जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था बहुत ज्यादा घाटे में गया। आप जिस ढंग से गैर भाजपा वाली सरकारें इस देश में है, उन राज्यों के आपने जिस ढंग से बजट रोके, केंद्रीय योजनाओं का हिस्सा उनको नहीं दिया, उससे निश्चित तौर पर ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है कमजोर हुआ। बावजूद इसके राज्यों ने इसका प्रतिकार करना नहीं छोड़ा। बंगाल अपनी जगह खड़ा रहा, झारखंड अपनी जगह खड़ा रहा, और आपका ये बिहार भी कल तेलंगाना, तक, जब तक नीतीश बाबू हिमाचल। हुआ नहीं थे तब तक, हाँ बिल्कुल, ये तमाम राज्य जो है, जो गैर भाजपा के राज्य हैं, शासित राज्य हैं, वो लगातार इस लड़ाई में एकजुट होकर के काम करते रहे। और यही वजह है कि 2024 का जो हमने आम चुनाव देखा 4 जून को, जिसके नतीजे आए थे, उसमें ये दिखा दिया कि आप लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो गणतांत्रिक स्वरूप है, जो समरसता है, जो वैविध्य है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। तो अब मोदी जी की स्थिति ये है कि वो बहुत परेशान है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। पार्टी में नया अध्यक्ष चाहिए, नया अध्यक्ष चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिल रहा है, नाम लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में समन्वय नहीं है। तो जिस पार्टी में एक जमाने में कहा जाता था कि उनके यहाँ तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त हुआ करती थी, आज में उत्तराधिकारी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं मिल रहा है। और नड्डा साहब का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। मुझे तो आशंका अभी भी है कि महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए नड्डा साहब को और एक्सटेंशन 2-3 महीने की मिल जाएगी, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि कोई नया अध्यक्ष आकर के उनके बनाए हुए मकड़ जाल में सेंध लगाए और उनको बाहर का रास्ता दिखाए। तो आप देखते जाइए कि जैसे जैसे महाराष्ट्र का समय नजदीक आएगा, दिवाली इस देश में मनाई जाएगी, दूसरे ढंग से दिवाली मनेगी, हरियाणा में मनेगी, जम्मू कश्मीर में मनेगी, और महाराष्ट्र दिवाली के बाद दिवाली मनाएगा। और इस राम राज्य से, जो इनका राम राज्य है, उससे मुक्त पाने के लिए बेचैन है। प्रकाश जी ने बहुत विस्तार से कहा, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही बोझ से नीचे गिरती हुई चली जाएगी। आप देखेंगे इनके पास जो भी नया अध्यक्ष आए, चाहे वो वसुंधरा राजे आए, चाहे सोनी साहब आए, चाहे शिवराज सिंह आए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय आए, ये कोई भी आदमी मोदी और शाह की जोड़ी के साथ कंधे से कंधा लगा के अब काम नहीं करेगा। उसे नया नेता चाहिए होगा और वो नया नेता ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि अब मोदी का अध्याय समाप्त हो चुका है। जी जी, निश्चित तौर पर 10 साल के कार्यकाल में
मोदी सरकार का लेखा जोखा अब पब्लिक के पास है, फैसला पब्लिक को करना है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो भी रणनीति है या आगे का जो भी उनका नेतृत्व है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष पद पे वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था, हालांकि अमित शाह साहब नहीं चाहते थे कि वसुंधरा राजे अध्यक्ष बनाई जाएं। उनको शायद कुछ सूत्र बताते हैं कि राजस्थान के सीएम बनाने की भी पेशकश की गई है कि आप ये पोस्ट छोड़ दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अव्वल कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। सारी बात तो हम लोगों को नहीं पता लगती है, पर यह निश्चित तौर पर जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय मुश्किलों में घिरी है, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो या आने वाले झारखंड के चुनाव हो। हरियाणा के चुनाव में यह कहा जा रहा है पोल पंडितों द्वारा कि उनकी हार निश्चित है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू में फेयर करती है, आज वहां पे प्रियंका गांधी गई, उनके 2 प्रोग्राम थे, बारिश के चलते उनका एक ही प्रोग्राम हो पाया। पर निश्चित तौर पर जम्मू में भी लड़ाई कड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सफल हो जाती है तो हो सकता है कश्मीर में इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार बना सके। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर जिन कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है वो जमात इस्लामी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। ये वही पार्टी है जिसको पुलवामा के बाद बैन कर दिया गया था। तो जो पार्टी बैन कर दी गई उनके कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये जो नेशनलिज्म के नाम पर जो रायशुमारी मांगने वाले लोग थे या जो लोग आजाद कश्मीर की बात कर रहे थे, उनके साथ आप कैसे सरकार बनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले समय में दोनों रिजल्ट जो है 8 तारीख को क्लियर हो जाएंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनावों की डेट्स की घोषणा 2 अक्टूबर से पहले कर दी जाए। हालांकि इसके बारे में किसी की पुष्टि नहीं है। राकेश अचल जी, आज के प्रोग्राम में आप और प्रकाश पोहरे जी और हमारे साथ गिरीश जोशी जी भी जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको समय समय पर बुलाते रहेंगे और आपसे चुनावी विश्लेषण और राजनीतिक विश्लेषण सुनते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।